कोई चुनाव जीत गए हैं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। मैं बिहार के चुनाव को एक और तरीके से भी देखता हूं, और वो ये है कि बिहार में खाली नीतीश कुमार नहीं हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी हारी है। और अगर अगर मोदी जी उसका श्रेय जिस तरह से पूरे देश में, चलिए आप तो एक नया ही एंगल दे रहे हैं मीम साहब। तो नलिन कोहली जी भी सीधे उनसे सवाल लेते हैं। नलिन जी, मीम साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि चलिए गुजरात में जो हुआ उसका तो वो आत्मनिरीक्षण करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की कहां चूक हुई। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी अगर वाहवाही लूट रहे हैं तो लूट लें, कोई बात नहीं है। लेकिन बिहार में जो हार हुई है जेडीयू बीजेपी की, उसके लिए भी मोदी जी को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? मीम अफजल साहब, मुझे लगता है कि स्वतंत्रता है, वो एक नया अपना एक एनालिसिस दे सकते हैं, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं तथ्यों पे बात करना पसंद करूंगा। इस देश में 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं जी, जिसमें गुजरात में हमारे 6 थे, अपने यहां पर रहा है जेडीयू की हार, और तीसरा है वहां अपने बंगाल में। और इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं दिखती, और ये तीनों राज्यों में कुल मिला के लगभग 125 सीटें हैं लोकसभा की, 113 है जहां तक मुझे याद है। और इन 125 इन राज्यों में इनको चिंता करनी चाहिए। देश का संदेश जो है स्पष्ट है, एंटी कांग्रेस है। कहीं पर भी कांग्रेस, उनका कैंडिडेट नंबर 3 पे आया है जी। गुजरात में हम लोगों ने वो सीटें जीती हैं जो सारी कांग्रेस पार्टी के साथ थी। अब इसमें कांग्रेस पार्टी ढूंढना चाहे कि मोदी जी की हार है तो बधाई हो, ये एक नया पॉलिटिकल सोच हो सकता है। इस पर मैं कैसे टिप्पणी करूं? नलिन जी ने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा गुजरात के बाहर मोदी जी हारे हैं, वो यही नहीं हारे, कर्नाटक हारे हैं, और आगे भी गुजरात के बाहर मैं आपको लिख के देता हूं कि मोदी जी हर जगह हारेंगे और उनकी वजह से बीजेपी भी हारेगी। चलिए मीम अफजल साहब, मैं आपसे यह भी कह सकता हूं, आपने सेफोलॉजी का एक नया प्रेडिक्शन कर दिया। मैं कम से कम चुनाव प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, जनता देश की करती है, और जहां चुनते हैं कौन चुना जाएगा ये तो समय बताएगा। हम तो कम से कम इश्यूज पे लड़ेंगे देश के सामने, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, महंगाई की बात हो, चाहे मिस गवर्नेंस की अच्छा, हो, जनता तय करेगी, आप और हम नहीं कर सकते। चलिए दूसरी बात, आपने जो कहा कर्नाटका में हारे, जो मैं 1 मिनट उसको भी पूरी कर देता हूं। कर्नाटका में हारे, बिल्कुल हम इसे स्वीकारते, हम हारे हैं, हमारी 2 सरकारें और गई, चाहे उत्तराखंड में कांटे की टक्कर थी, लेकिन उसके बाद ये उपचुनाव भी हुए। अगर आप ही के लॉजिक से चले तो ये सारे उपचुनाव जो है कांग्रेस को जीत लेना चाहिए। हार जीत का सिलसिला चलता है, राष्ट्रीय इश्यूज अपनी जगह नलिन जी, स्टेट के इश्यूज अपनी जगह। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। अभी 5 राज्य और आने वाले हैं। बिल्कुल, उस समय आप लोग चुनाव पर अपनी जबरदस्त 3 आप हार चुके हैं, आगे 5 आएंगे तो आपसे वहां भी बात होगी। मीम साहब, बस एक छोटा सा जवाब। नलिन जी, चुनाव की बात तो आप लोग करते रहिएगा, लेकिन जरा नलिन जी ये बताइए, जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आमने सामने हुए, लेकिन एक दूसरे से हाय हेलो तक नहीं हुई, ये आपसी लड़ाई कब तक चलती रहेगी? अजय जी, ऐसा है, इस पर तो जवाब तब बन सकता है जब हम लोग ये देखें कि सारे मुख्यमंत्री, सारे लोग क्या उस मीटिंग में मिल पाए। कोई भी एजेंडा युक्त मीटिंग होता है, संभव नहीं है कि हर व्यक्ति ही हर समय मिल पाए। तो मुझे लगता है ये बड़ा व्यक्तिगत काइंड ऑफ सवाल है। इसका आज जो देश में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें कहीं पर भी ये सवाल नहीं फिट होता। अच्छा नलिन, एक और मसला है जो अभी हम रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, तो आप जरा उसको ध्यान से देखिएगा। लोग जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस पर चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल आज नरेंद्र मोदी दिल्ली में तमाम नेताओं से मिल रहे थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से। लालकृष्ण आडवाणी से उनकी मुलाकात बहुत ही छोटे वक्त के लिए हुई, शायद 15 मिनट या कुछ ऐसा, लेकिन राजनाथ जी के साथ 90 मिनट से ज्यादा वक्त तक उन्होंने गुजारा, प्रेस को संबोधित भी किया, और जो आत्मीयता दिख रही थी राजनाथ जी के साथ, वैसा शायद आडवाणी जी के साथ नहीं दिख रही थी। इस पर हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। पहले जरा हम अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं और उसके बाद आप और राजीव रंजन जी भी हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, बस इस रिपोर्ट के बाद। मोदी का पार्टी में जैसे जैसे कद बढ़ रहा है, वैसे वैसे मोदी की बॉडी लैंग्वेज में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। जिसने मोदी से जरा नजर फेर कर बात की, मोदी ने उसी को आंख दिखा दी। नीतीश ने मोदी का विरोध किया तो मोदी ने उनको हैसियत दिखा दी। लेकिन मोदी बावजूद इसके खफा है, गुस्सा गैरों से ज्यादा अपनों पर है। पार्टी के बड़े नेता और पीएम इन वेटिंग को भी वो अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं। शिवराज की तारीफ उनके दिल में टीस की तरह चुभी है। भले ही आडवाणी ने इस बात से किनारा कर लिया, लेकिन मोदी के तेवरों में इसकी झलक साफ नजर आई।
आज जब वो दिल्ली पहुंचे तो सबसे सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर भी पहुंचे। एक दिन में तस्वीर बदल गई। कल तक जिन मोदी को आडवाणी भाव नहीं दे रहे थे, आज वही मोदी आडवाणी को सिर्फ 15 मिनट का वक्त दे रहे हैं। वो भी तब जब आडवाणी ने उनको पार्टी का प्रचार समिति का चीफ बनाने की हरी झंडी दे दी है। लेकिन मोदी के दिल में पैदा हुई टीस जैसे कम होने का नाम ही नहीं लेती। ये तस्वीरें भी दिल्ली की हैं। राजनाथ के अध्यक्ष बनने के बाद जब मोदी पहली बार दिल्ली आए थे, उस वक्त राजनाथ ने उन्हें हाथों हाथ लिया था। आज मोदी ने उसी का बदला चुका दिया। मोदी राजनाथ के घर पहुंचे तो उनके घर 90 मिनट यानी करीब 1.5 घंटा बिताया। मुलाकात हुई, क्या बात हुई ये तो साफ नहीं हो सका, लेकिन ये तय है कि मोदी अब उन्हीं को भाव दे रहे हैं जो सिर्फ उनकी बात कहता है। मोदी की झोली में आडवाणी के लिए समय कम पड़ गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोदी राजनाथ सिंह के साथ तो 90 मिनट की बैठक करते हैं, लेकिन आडवाणी को देने के लिए उनके पास महज 15 मिनट है। बावजूद इसके कि इससे पहले आडवाणी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगाई कि बीजेपी के प्रचार समिति की वो अध्यक्षता करें, लेकिन ऐसा लगता है कि अब भी नरेंद्र मोदी के गले ये बात नहीं उतर रही कि आखिरकार आडवाणी ने शिवराज सिंह की तारीफ कैसे की। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिरकार क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न एक तरफ मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की चर्चाएं होती हैं। ऐसा क्यों होता है नरेंद्र? मुझसे सवाल है अजय जी। जी, 2-3 विषय आपने कहा, रिपोर्ट मैंने ध्यान से सुना, देखा जी। पहली बात तो ये है, इस बात को आप भूल रहे हैं शायद कि राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के। संगठनात्मक जितने भी विषय होंगे उसका अगर कोई भी चर्चा होगी तो उनसे होगी, और इसमें कोई, और मोदी जी शायद मुझे जहां तक याद है दूसरी बार उनके घर गए जी। सेकंड पॉइंट है जो आडवाणी जी को लेके, देखिए ये विश्लेषण करना एक नया तर्क हो गया। 15 मिनट मिले, 1.5 घंटा मिले, 90 मिनट, ये अलग है मिले, और स्पष्ट वही है हमारे मार्गदर्शक है पार्टी के, सीनियर, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं आडवाणी जी। तो इसकी इस प्रकार से तुलना करना कि किनसे कितनी मीटिंग हो रही है, मीटिंग के लिंक से नहीं होता, मुझे लगता है मुलाकातें होती है। तीसरी बात जो रिपोर्ट में आपने कहा कि खफा है या ऐसी कोई बात है, कोई कैंपेन कमेटी की बात है, देखिए इस बात को हम यहीं से पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को कही कि मोदी जी जो है बहुत पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर है लीडर। अरुण जी ने कहा ये सेल्फ एविडेंट है हमारे कार्यकर्ताओं में भी, देश में भी, तो इसमें कोई नहीं नकारता। शिवराज जी ने खुद कहा है कि मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी। अध्यक्ष जी ने कहा है कि आडवाणी जी के बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है या उसको एक अलग रूप से देखा गया है। तो ये विषय नहीं है। विषय क्या है कि ऑल्टरनेटिव कौन है, और दूसरा विषय यह है कि क्या कांग्रेस की सरकार को चुनौती मिल रही है या नहीं मिल रही। ये जो है राइटिंग स्पष्ट है ऑन द वॉल। तो मुझे लगता है इन इश्यूज को देखेंगे, बाकी नेतृत्व की बात उचित समय पर हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड देश के सामने रखेगी। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई स्पष्टता नहीं है कौन उनके प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे। नहीं तो हमारे साथ बैठे हैं मीम साहब। मीम साहब, ये बताइए कि आप लोग आज दिन में बड़ी चुटकियां ले रहे थे इस पूरे मामले पर। मैं तो देखिए, मसला ये है कि ये हमारी समीक्षा कर रहे हैं, हम इनकी समीक्षा कर रहे हैं जी। लेकिन मसला ये है कि आज सारे जो बहस का मुद्दा है वो कांग्रेस की हार नहीं है कि जो गुजरात में हुई है। आज सबसे बड़ा, यानी यहाँ 6 सीटें जीते हैं उसका कोई जिक्र ही नहीं है, और जो 1 सीट हारे हैं उस पर मोदी जी और नीतीश कुमार जी और पूरा जो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान में जो पूरा काफी दिन से कुश्ती चल रही है उसका आज चर्चा ज्यादा हो रहा है, उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। तो मेरा ख्याल यह है कि देश बड़े गौर से ये बात देख रहा है कि इनका एटीट्यूड क्या है। मैंने शुरू में कहा कि ईमानदारी से अगर आप विश्लेषण करें और ये महसूस करें कि भाई जिम्मेदारी किसकी है, क्या नीतीश कुमार जी अकेले जिम्मेदार हैं इस हार के, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो कोई दिलचस्पी वहां ली ही नहीं, किसके इशारे पर नहीं ली। तो ये तो हार के अंदर बीजेपी बराबर की जिम्मेदार है, उनके साथ थी वहां पर। आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया मीम साहब, और एक बात और मैं आपको कहूंगा, आपकी इस बात में वजन है, नलीन जी इस बात को माने, लेकिन आप लोग जो बाहर बैठ करके देखते हैं, या हम भी लोग बाहर बैठ करके जब दो नेताओं के दरमियान में गुफ्तगू होती है तो ये देखते हैं कितनी देर ठहरे, कितनी देर बात की, बाहर निकले तो कितना मुस्कुराए, क्या बॉडी लैंग्वेज थी। तो वो बात तो साफ दिखाई दे रही है कि आडवाणी जी को उन्हीं की पार्टी के जूनियर लीडर जो हैं वो हाशिए पर ले जा रहे हैं। अब ये उनका अपना मसला है, मैं क्या कह सकता हूं इसमें।
मैंने ये जो एक मुद्दा अभी उठाया मीम साहब ने, इसके बारे में लोग दबी जबान में बिहार में बहुत बात कर रहे हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, शायद वो भी इस बारे में अपनी टिप्पणी करेंगे ही। माना ऐसा जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई इस उपचुनाव में, खास करके बिहार में। क्या ऐसी बात थी? मुझे ऐसे कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात है कि जहां तक जेडीयू के साथ हमारे संबंध है, 17-18 साल से हमारा अलायंस है, मजबूत अलायंस है। जेडीयू हम लोगों के बहुत पुराने सहयोगी हैं और मुझे दोनों पार्टियों के बीच में आदर है। हम लोग चुनाव साथ लड़ते हैं। ये जेडीयू की सीट थी। मैं मानता हूं कि जब स्टेट गवर्नमेंट लड़ रही है और मतलब जहां पर मतलब कैंडिडेट हो, ऐसा कोई साबोटाज नहीं होता। नहीं तो कहां से गठबंधन चलेंगे? गठबंधन जो है ऐसे चलते हैं साझे सोच से। चलिए, राजीव हुआ होगा, क्या कारण है उसका विश्लेषण। राजीव रंजन जी भी नरेल आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। जी राजीव रंजन जी बताएं। बिल्कुल, नलिन कोहली जी ने बिल्कुल सही कहा है जी। इस चुनाव को गठबंधन के दोनों दलों ने मिलकर लड़ा है जी, और उनके बड़े नेता लगातार चुनाव में प्रचार करते रहे। क्षेत्र में उन्होंने कैंप किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी भरपूर योगदान दिया है। अगर पीके शाही जी ने कार्यकर्ताओं के एक तबके की उदासीनता की बात की है तो ये बहुत असामान्य नहीं है। दल के अंदर भी, दल के बाहर भी ऐसी स्थितियां होती हैं जब कुछ लोग उत्साह के साथ काम करते हैं, कुछ लोग कम उत्साह के साथ काम करते हैं जी। ये समीक्षा का विषय हो सकता है, लेकिन गठबंधन ने साझा प्रयास किया है। जब बिहार के विकास का श्रेय गठबंधन को मिलता है तो निश्चित तौर पर इस हार के लिए भी गठबंधन के दोनों दलों को मिलकर के सोचना होगा। अच्छा, बस एक छोटा सा जवाब आप दोनों से, नरेंद्र जी और राजीव रंजन जी। आप दोनों ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के मसले को बहुत ही व्यक्तिगत मसला बताया। क्या आप लोगों ने इस पर भी साझा रणनीति तय कर ली है? राजीव जी, शुरुआत आपसे, बस छोटा सा जवाब, क्योंकि हमारे पास बस मुश्किल से 30 सेकंड का वक्त है। मैं इतना कह रहा हूं, मैंने जो बात कही थी कि व्यक्तिगत, मैंने कहा ये व्यक्तिगत सवाल है, व्यक्तिगत मसला नहीं है। और मैंने कहा था ऐसी मीटिंग्स में हर व्यक्ति हर से ना मिले तो उसके ऊपर हम तुरंत ऐसा एनालिसिस करें। मैं इसे सही नहीं मानता हूं, क्योंकि ना मोदी जी ने इसमें कुछ कहा है ना नीतीश जी ने कुछ कहा है। तो मतलब उसको लेकर बिना कहे हम इस पर चर्चा करें, वो मैं उचित नहीं मानता। जी राजीव रंजन जी। देखिए, इन सवालों पर निश्चित तौर पर जो दोनों संबद्ध पक्ष है जी, वो सीधी प्रतिक्रिया दें तो ज्यादा बेहतर है जी। हम गठबंधन में एक साथ हैं, कई सवालों पर हमारी असहमति है जी, लेकिन उसको इस तरह की मीटिंग्स में जो औपचारिकता या शिष्टाचार से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है, मौका ऐसा है जहां हर कोई अपनी बात सामने रखने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन हाँ, इसमें जरूर है कि जब आग लगी नहीं है तो धुआं नहीं होगा, धुआं है तो चिंगारी कहीं न कहीं होगी ही। क्वेश्चन आवर में फिलहाल इतना ही, वापस आते हैं एक और बड़ी खबर के साथ।